आर्यन, खाली मैदान, खंडहर और उसके ऊपर आसमान में उड़ते हुए चील। पूरा नजारा ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा पूरी दुनिया को अपने वश में करने वाला हो। आर्यन ने जैसे ही उन 6 सफेद दूधिया मोतियों को अपने लकड़ी से बने सितारे के खांचे में रखा, वैसे ही ना जाने कहां से उड़ते हुए चीलों का एक बहुत बड़ा विशाल झुंड मैदान के ऊपर मंडराने लगा। आर्यन उस झुंड को ठीक तरीके से देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो सभी चीले सिर्फ एक नियुक्त जगह में ही उड़ रहे हों। वो एक तय सीमा के अंदर ही अंदर उड़ रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। आर्यन को थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा था। आर्यन ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो सभी चिल जिस सीमा के अंदर उड़ रहे थे वो लगभग लगभग एक गोल घेरे की तरह दिखाई दे रहा था। तभी आर्यन अपने आसपास देखता है कि उसने जिस सूती कपड़े से गोल घेरा बनाकर पर्दे में आग लगाई थी, वो गोल घेरा उन चीलों के लिए एक पिंजरा बन चुका था। उसकी आंच ऊपर तक उठती हुई एक अदृश्य कैदी पिंजरा बना रही थी, जिसके अंदर ना तो कोई आ सकता था और ना ही कोई उसके बाहर जा सकता था। मगर अब चील का एक बड़ा सा समूह उसके अंदर फंस चुका था। वो सभी चील उस नियुक्त आंच से बने हुए पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से उन चीलों का गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा था। आर्यन देखता है कि चीलों का झुंड हवा में अपनी चोंच मार रहा था। इसका मतलब था कि हवा में एक मजबूत अदृश्य पिंजरा सच में मौजूद था, जो चीलों को दिखाई नहीं दे रहा था मगर महसूस जरूर हो रहा था, और इसीलिए वो उसे अपनी चोंच से तोड़ देना चाहते थे। अचानक ही कुछ ऐसा होता है जिसकी आर्यन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा दृश्य जो किसी कल्पना की तरह दिखाई दे रहा था। अचानक ही वो चीलों का झुंड उस अदृश्य पिंजरे पर अपनी चोंच मारता है। जैसे उस अदृश्य पिंजरे पर एक साथ सैकड़ों चोंच का प्रहार होता है, वैसे ही एक पल के लिए वो पिंजरा उजागर हो जाता है और अगले ही पल पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है। गायब होते होते भी उससे कुछ चिंगारियां फूट पड़ती है और आकाश में किसी आतिशबाजी की तरह फैल जाती है। ये नजारा देखकर आर्यन दंग रह जाता है। आर्यन को यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों के सामने एक जादुई मंजर को देख रहा हो। उसे इस बात का भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच में कोई हकीकत भी है या नहीं, या फिर सफेद दूधिया मोती अपने आसपास एक भ्रमजाल बना रहे हैं। जैसे ही उस अदृश्य पिंजरे से चिंगारियां निकलती है, उनकी आंच में एक चिल घायल हो जाता है। उसका एक पंख सुलग जाता है। इसके बाद तो सभी चिल गुस्से में हड़कंप मचा देते हैं। वो गुस्से में आर्यन की तरफ मुड़ते हैं। आर्यन समझ जाता है कि एक बड़ी मुसीबत अब बस उसके करीब आने को ही थी, उसे नोच खाने को ही थी। अचानक ही वो सभी चील अपना रुख मोड़ते हैं और आर्यन की तरफ अपना रुख करते हैं। आर्यन हड़बड़ा जाता है और घबरा जाता है। ऊपर से आर्यन के अभ्यास का समय भी आ चुका था। अगर अब आर्यन थोड़ी भी देर और करता तो उसका विशेष समय उसके हाथों से निकल जाता। ब्रह्मा सुबह होने में बस अब क्षण भर ही देरी थी। तो वहीं उन चीलों के बड़े से झुंड को आर्यन पर हमला करके उसे नोच खाने में भी बस इतना ही समय बाकी था। तभी आर्यन हड़बड़ाहट में अपनी मशाल उठा लेता है। आर्यन के बदन से टप टप पानी टपकते हुए बह रहा था। उसके लंबे घने बालों में उलझा हुआ पानी धीरे धीरे उसके शरीर पर फैल रहा था। अचानक ही चील का वो झुंड आर्यन पर हमला कर देता है। इसके साथ ही आर्यन उससे बचने के लिए अपनी मशाल से उन पर वार करता है। आर्यन के इस वार में कातिलाना भाव बिल्कुल नहीं था। वो बस चीलों को आग से डराकर उन्हें दूर रखना चाहता था। आर्यन अपनी मशाल को हवा में लहराते हुए इधर उधर करते हुए उन चीलों को कैसे भी करते हुए खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, मगर यह पर्याप्त नहीं था। आर्यन को जल्दी से जल्दी इस खेल को रोकना था, क्योंकि समय का पहिया घूमकर उसे अपने नीचे रौंदने वाला था। सूरज की हल्की सी छटा की एक बारीक लकीर अंधेरे में चमक पड़ी थी। ये देखकर आर्यन और भी हड़बड़ा जाता है। अब उसके पास और भी कम समय बाकी था।
तभी आर्यन जमीन पर जाकर गिर चुकी अपनी सतरंगी मणि की थैली को वापस उठाता है और इसके साथ ही जल्दी से उस मणि को लकड़ी के उस सितारे के ठीक बीचों बीच रख देता है। जैसे ही आर्यन उस सतरंगी मणि को उस लकड़ी से बने सितारे के खांचे में रखता है, वैसे ही सबसे पहले वो 6 सफेद दुधिया मोती अपनी रोशनी एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और सभी मोतियों की रोशनी एक दूसरे से जुट जाती है। जैसे ही सारी रोशनियां आपस में जुट जाती हैं, वैसे ही अचानक एक बिना आवाज के विस्फोट होता है। उस विस्फोट के साथ ही सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों और आखिर में करोड़ों चिंगारियां फूट पड़ती है। इसके साथ ही वो अदृश्य पिंजरा चिंगारियों में बदलकर नष्ट हो जाता है। जैसे ही वो पिंजरा नष्ट हो जाता है, सभी चील आजाद हो जाते हैं। मगर अब भी आर्यन के सिर से खतरा टला नहीं था। उन चीलों का समूह आर्यन पर एक बार फिर हमला करने के लिए आता है, क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। चीलों का समूह आर्यन की तरफ हमला करने के लिए उसके करीब पहुंचता है और एक चील आर्यन के कंधे पर चोंच मारकर उसके कंधे से मांस को लथेड़ कर खींचने ही वाला था कि तभी एक तेज रोशनी का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। वह रोशनी इतनी भयानक थी कि आर्यन की आंख अमूमन ही बंद हो जाती है। आर्यन अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेता है। उस रोशनी से आर्यन की आंखें चौंधिया गई थी। अगले ही पल पलक झपकते ही वो तेज रोशनी अचानक ही गायब भी हो जाती है। वापस चारों तरफ वही अंधेरा फैल जाता है। वही घना अंधेरा पूरे मैदान में छा जाता है और काला साया अंधियारा उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इसके साथ ही आर्यन को एहसास होता है जैसे वो तेज रोशनी शायद अब जा चुकी थी। इसीलिए आर्यन डरते घबराते हुए हौले हौले हल्के हल्के से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही आर्यन एक बार फिर हैरान रह जाता है। आर्यन देखता है कि सब कुछ सामान्य हो चुका था। वो रोशनी जा चुकी थी। उन चीलों का समूह भी वहां से गायब हो चुका था। उनके शोर की आवाजें भी बंद हो चुकी थी। आसमान भी पूरी तरह से खाली हो चुका था। अंधियारे से लिपटी हुई रात और रात से चिपका हुआ आसमान, उस पर नारंगी छटा की एक बहुत ही हल्की लकीर साफ तरीके से उभर आई थी। ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो चुका था। ब्रह्मा सुबह का ये जादू भरा नजारा देखते ही आर्यन मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो फौरन ही जल्दी से अपनी जगह पर पालथी मारकर बैठ जाता है। इसके साथ ही वो अपना अभ्यास शुरू करता है। अभ्यास शुरू करते ही आर्यन अपनी आंख बंद करता है और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में आ जाता है। आर्यन सांसों का खेल शुरू करता है। आर्यन एक तय गणित के साथ सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। कुछ देर ये करने के बाद आर्यन की नाक से होती हुई सारी प्राणवायु आर्यन के सिर तक पहुंच जाती है। आर्यन का सिर बहुत हल्का हो जाता है। आर्यन महसूस करता है जैसे किसी ने उसके सिर से उसके दिमाग को निकालकर उसमें कपास से निकली हुई ताजी रुई भर दी हो। इसके बाद आर्यन अभ्यास के अगले पड़ाव तक जाता है, जहां उसे अपने मन के सभी विचारों को शांत करना था। एक तरीके से सभी इंसानी विचारों को मृत करना था। आर्यन अपने दिमाग में कौंधते सभी विचार को एक जगह इकट्ठा करते हुए उन्हें एक गठरी में बांधने की कोशिश करता है। इस कोशिश में आर्यन अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है। आर्यन जितना अपने दिमाग के विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग के ख्यालात उसे और जकड़ रहे थे। आर्यन के दिमाग में एक के बाद एक कई विचारों की झड़ी लग जाती है। आर्यन का मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी गुरुकुल, कभी सूचना पटल, कभी दोस्त, कभी भोजन, कभी महानायिका, कभी आसमान, बादल, मौसम, तो कभी धरती, मिट्टी और धान। आर्यन को बार बार बेफजूल के ख्याल आ रहे थे। आर्यन चाहकर भी इन बेमतलब के विचारों को नहीं रोक पा रहा था। साथ ही साथ आर्यन का कीमती समय उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। तभी आर्यन मन ही मन में एक काल्पनिक बिंदु बना लेता है और अपने मन को उस बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करता है। जब आर्यन अपने इस काम में जुट जाता है तो स्वतः ही आर्यन के सभी विचार उसके दिमाग से झड़ने लगते हैं। आर्यन के दिमाग में चल रहे पल रहे सभी विचार गहरी नींद में सोने लग जाते हैं।
जैसे ही आर्यन को इन बेमतलब के विचारों से राहत मिलती है, वैसे ही आर्यन का दिमाग भी शांत हो जाता है। और जब आर्यन का दिमाग शांत होता है तो उसका चंचल मन भी एकदम शांत होता जाता है। आर्यन ने अपने अभ्यास के 2 चरणों में सफलता हासिल कर ली थी। एक, अपने दिमाग को काबू कर लिया था और उसे शांत कर लिया था। दूसरा, अपने मन के सभी विचारों को नष्ट करके गहरी नींद में सुला दिया था। अब आर्यन अपने अभ्यास के अगले चरण की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही आर्यन अपने ध्यान को एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर लेकर जाता है। इस चरण को ऊर्जा यात्रा कहते हैं। आर्यन अपने मन में ही एक काल्पनिक बिंदु को बना लेता है और उस बिंदु के साथ अपने पूरे शरीर में यात्रा करता है। आर्यन पहले महसूस करता है कि वो बिंदु उसकी हथेली पर है। इसके साथ ही आर्यन का पूरा ध्यान अपनी हथेली पर इकट्ठा हो जाता है। फिर आर्यन अपनी हथेली से यात्रा करते हुए उस बिंदु को घुटने, नाभि, पैर के अंगूठे, हाथ की बाईं तर्जनी, कंधे की जोड़, रीढ़ के मध्य बिंदु तक लेकर जाता है। इस तरह से आर्यन उस बिंदु के साथ साथ उसकी ऊर्जा के साथ साथ अपने पूरे शरीर में ध्यान की मुद्रा को पैदा करता है। इस चरण के खत्म होते ही आर्यन का पूरा तन, बदन, मन सब कुछ विचार मुक्त हो जाता है। अब आर्यन अगले चरण की ओर बढ़ता है। इस चरण में आर्यन को सभी पंच तत्वों को इकट्ठा करना था। इकट्ठा करने के बाद उन पंच तत्वों की ऊर्जाओं को अपने शरीर में प्रवेश की अनुमति देते हुए उसे अंदर खींचना था। उसके बाद आर्यन के लिए दुनिया के सभी द्वार खुलने वाले थे। समय चक्र उजागर होने वाला था और भी कई चीजों के होने की संभावना खड़ी होने वाली थी। जैसे दुनिया के सभी अदृश्य आयाम प्रकट हो सकते थे, अलग दुनिया के प्रवेश द्वार खुल सकते थे, आर्यन के दिमाग के सभी तंतु झुलस सकते थे, उसका शरीर ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हो सकता था, अतीत के अजीब दरवाजों पर दस्तक हो सकती थी, मैदान, आसपास घटी हुई घटनाओं के दृश्य उसे पकड़ सकते थे, नियुक्त स्थान की कल्पनाएं जिंदा हो सकती थी, कल्पनाओं का भ्रमजाल बन सकता था, हकीकत का भ्रम पैदा हो सकता था। अभ्यास के अगले चरण में आर्यन को पंच तत्वों को एक साथ लाकर अपने शरीर में उनकी ऊर्जा को प्रवाह करके सतरंगी मणि पर हाथ रखते हुए कायनात की ऊर्जा को अवशोषित करना था। इसके साथ ही आर्यन की चाहत हकीकत में तब्दील होने वाली थी। आर्यन अगले चरण की ओर बढ़ता है और पंच तत्वों को इकट्ठा करने की विधि सोचता है। और तभी, मगर किस तरह से करेगा आर्यन पंच तत्वों को एकत्र? क्या सभी संभावनाएं आर्यन को पहुंचा देगी नर्क दुनिया में? जिस जगह पर आर्यन बैठा हुआ है, क्या है उसका अतीत? क्या आर्यन कर पाएगा योद्धा स्तर को हासिल? बस उठने ही वाला है। इन सभी राजों से पर्दा खत्म होने वाला है। सभी का लंबा इंतजार, आर्यन का आखिरी दाव और अनंत ऊर्जा का रहस्यमयी प्रभाव जानने के लिए अभी सुनिए अगला एपिसोड, एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।